नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी द्वारा एफटीआई सभागार में लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग और पेयजल विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा बैठक की गई। आपको ये भी बता दें कि सीएम के हल्द्वानी पहुंचने पर सम्मानित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका हार्दिक स्वागत भी किया गया। अब चलिए आपको सीधा हल्द्वानी लिए चलते हैं, जहां पर एक खास कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, जहां पर हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और इस नवनिर्मित पार्क का उद्घाटन होना है। अब से कुछ ही क्षणों बाद इस पार्क का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उनके साथ सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी पहुंचे हैं हल्द्वानी। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अपने एक दिवसीय दौरे पर। नवनिर्मित सिटी पार्क का इस दौरान निरीक्षण भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, सीएम धामी नवनिर्मित पार्क का निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं और आज इस पार्क का उद्घाटन। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में चल रहे नए निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। आपको यह भी बता दें कि विधानसभा सदस्यों की बैठक के लिए एक्सटेंशन रूम का निर्माण किया गया है। वहीं विधानसभा के मुख्य द्वार पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ स्थापित किया गया। साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण भी किया गया है। विधानसभा में राज्य के राजकीय प्रतीक भी स्थापित किए गए हैं। तो रितु खंडूरी और सीएम धामी इस दौरान मौजूद रहे। ये बैठक की गई, सदस्यों की बैठक के लिए एक्सटेंशन रूम का निर्माण भी किया गया है। तो इस दौरान तमाम अहम विषयों पर चर्चा, विधानसभा में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केदारनाथ के नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर आशा नौटियाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केदारनाथ का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उनका कहना है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करते हुए आशा नौटियाल को बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। साथ ही कहा कि हम केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करेंगे। ये सनातन की जीत है। आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ के विधायक शैलारानी रावत के निधन के बाद इस सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के आशा नौटियाल ने जीत दर्ज कराई। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 5000 से ज्यादा वोटों से हराया। मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद से श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नौटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने अपनी विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। जी अच्छा है, पुरानी नेत्री हैं और तीसरी बार जीत कर आई हैं। महिलाओं के अच्छा है, एक और महिला जीत कर आई हैं और सदन में महिलाओं की बात रखेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और सदन को भली भांति जानती हैं, रूल कानून को भली भांति जानती हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि केदारनाथ जी से जीत कर आई हैं, केदारनाथ से, वहाँ का अच्छा रिप्रेजेंटेशन अब सदन में होगा। पहले तो मैं सभी अपने उच्च नेतृत्व का
प्रदेश नेतृत्व का और अपने समस्त केदारनाथ विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं का, जनता का, कार्यकर्ताओं का, युवाओं का और मातृशक्ति का, वृद्धों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ये जीत हुई है और ये जीत केदारनाथ विधानसभा में विकास कार्यों की जीत हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय धामी जी के विकास कार्यों पर लोगों ने मोहर लगाई है और निश्चित तौर पर आगे भी हमारा विजन विकास के हर कोने, जहां भी विधानसभा क्षेत्र में जो भी गांव अभी विकास से अछूते रह गए हैं, उन गांवों को विकास की गति में आगे बढ़ाने का है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड की धामी सरकार ने 10 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और पुलों के निर्माण के लिए 66.12 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। सीएम ने इन प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी है। इससे कालाढूंगी, लोहाघाट, विकासनगर, जागेश्वर, चंपावत, टनकपुर, राजपुर रोड, रुद्रपुर, धनवंटी, पुरोला सड़क पुल निर्माण कराए जाने हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए 1.35 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। सीएम ने इस राशि से जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराने और जगह जगह अलाव जलाने के निर्देश दिए। इस मद में पौड़ी के लिए 15 लाख रुपए और बाकी जिलों के लिए 10-10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। सड़क पुलों के निर्माण के लिए राशि को मंजूरी मिली है। सीएम धामी ने प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उत्तराखंड में बेहतर सड़कें हो, इसे लेकर के सरकार पहले भी पूरी तरह से सशक्त रहती है और अब ये और एक तैयारियां 66.12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में उन्होंने हरिद्वार को और अधिक भव्य और दिव्य बनाने के विशेष प्रयासों पर जोर दिया। राज्यपाल ने जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर निगम और हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ यातायात, सफाई और सौंदर्यीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए ये जरूरी है। राज्यपाल ने आकांक्षी जनपद क्षेत्रों में विकास के लिए प्रभावी योजना बनाने, शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार और महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने एक बार फिर दोहराया कि राष्ट्रीय खेलों के ऐतिहासिक और सफल आयोजन के लिए उत्तराखंड राज्य पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ACEO, राष्ट्रीय खेल सचिवालय, निदेशक खेल विभाग को यह निर्देशित किया कि भारतीय ओलंपिक संघ को यह सूचित कर दें कि 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 के बीच राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने के लिए राज्य की तैयारियां पूरी हैं। जिसके क्रम में भारतीय ओलंपिक संघ को ईमेल के माध्यम से यह सूचित किया गया कि उत्तराखंड राज्य राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने के लिए तैयार है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हम इस आयोजन की अभूतपूर्व मेजबानी करेंगे और हमारा उत्तराखंड हर मानक पर खरा साबित होगा। आप जिस घर में रहते हैं, अगर आप उस घर का टैक्स समय पर जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको कितनी परेशानी हो सकती है, इसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं है। लेकिन ये परेशानी केवल आम आदमी को उठानी पड़ती है, क्योंकि खास तो सबके लिए खास होता है। और अगर बात सिस्टम की हो तो फिर मौज ही मौज, क्योंकि जब सैया भय कोतवाली तो फिर डर काहे का। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की कुछ ऐसी सरकारी बिल्डिंग्स की जिन पर टैक्स के लाखों करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन अब तक उस टैक्स को भरा नहीं जा सका है। जिस उत्तराखंड का बीजापुर गेस्ट हाउस, राज्य सरकार का एक सरकारी अस्पताल और केंद्रीय संस्थान FRI समेत कई सरकारी भवन शामिल हैं और इन सभी बिल्डिंग्स पर 5 से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। ये सभी देहरादून के कैंटोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र में आते हैं और एक ऑटोनॉमस बोर्ड है और नगर निगम के रूप में काम करता है। और अब इस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले देहरादून के भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की 3 बॉडी पर करीब 5 से 6 करोड़ रुपए, बीजापुर गेस्ट हाउस पर करीब 20 लाख रुपए, थाना प्रेमनगर क्षेत्र के सरकारी अस्पताल पर करीब 58 लाख रुपए और राजभवन पर करीब 13 लाख रुपए का टैक्स बकाया है। कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO हरेंद्र सिंह का कहना है कि बीजापुर गेस्ट हाउस और सरकारी संपत्तियों पर जो बकाया है उसके लिए सभी ने टैक्स जमा करने की हामी भर दी है। कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एरिया है यहाँ पर, उसमें काफ़ी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की संपत्तियाँ हैं।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे सबसे बड़ी जो संपत्तियां हैं वो तो आर्मी की हैं। आर्मी का सर्विस चार्ज होता है वो हमें सेंटर के थ्रू मिल जाता है, हमारे डीजी साहब के माध्यम से। लेकिन जो बाकी दूसरी संस्थाएं हैं उन्हें हम बिल भेजते हैं। उनमें से कई संस्थाएं अपना रेगुलरली पेमेंट कर रही हैं, जैसे कि पोस्टल डिपार्टमेंट है, ओएनजीसी हो गया, बीएसएनएल हो गया, ये सब हमें रेगुलरली जो हमारी डिमांड होती है उसकी पेमेंट कर रहे हैं। अभी एफआरआई के साथ हमारी बात चल रही है। एफआरआई के साथ हमारा सबसे ज़्यादा बकाया है, और एफआरआई के साथ इशू ये हुआ है कि पहले हम बिल सीधा एफआरआई को भेज रहे थे पूरे एरिया का, लेकिन उनके द्वारा हमें ये बताया गया है कि उनके यहाँ 3 अलग-अलग संस्थाएं हैं जिनका टोटल एडमिनिस्ट्रेशन अलग-अलग है। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक इस पार्क को अब तक 30,000 से अधिक पर्यटकों ने यहां का दीदार किया। वहीं फॉरेस्ट विभाग को यहां से 76 लाख रुपए का राजस्व मिला है। आपको ये भी बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत गोमुख ग्लेशियर, नीलोंग वैली और गरतांग गली का दीदार करने हर साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। 30 नवंबर को शीतकाल के लिए यहाँ के चारों गेट बंद कर दिए जाते हैं और 1 अप्रैल को पुनः पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया जाता है। इस अवसर पर गंगोत्री नेशनल पार्क इंचार्ज राजवीर रावत और उनकी टीम भी मौजूद रहे। आज 30 नवंबर 2024 को आज गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के समस्त गेट आज समस्त पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। और जो इस बार गंगोत्री गौमुख जो पर्यटक गए हैं वो 10,000 से ऊपर, और हमारे जो ये क्या उसका नाम केदारताल वाले में 7,500 से ऊपर 750 से ऊपर, और गरतांगली में भी हमारे जो 17,000 से ऊपर गए आदमी, और नेलोंग में भी 3,000 के समथिंग गए हैं। तो इस बार हमारे जो पर्यटक जहाँ जो भी जिस स्थान पे गए हैं वो ठीक ठाक गए हैं। और मैं आने वाले समय में 2025 में सभी से निवेदन करूँगा वो सभी लोग आएँ और गंगोत्री नेशनल पार्क का आज दिनांक 30 नवंबर 2024 को गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के चारों गेट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। और जैसे कि विदित है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक राष्ट्रीय पार्क खुला रहता है पर्यटकों के लिए। और इस साल जो हमारे पर्यटक आए हैं गंगोत्री से गौमुख तपोवन 10,000 कुछ गए हैं, और केदारताल 754, और हमारे नेलोंग वाली घाटी में लगभग 3,000 के करीब पर्यटक गए हैं। साथ ही गरतांगली में 17,754 लोगों ने दीदार किया है। इस साल काफ़ी संख्या में हमारे पर्यटक आए, तीर्थयात्री भी आए, लेकिन बीच में बरसात अधिक होने के कारण 1-1.5 महीने हमारा जो गौमुख वाला ट्रैक है वो बंद रहा। बस का जो हमारा यात्रा सीजन रहा है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का वो बहुत ही उत्कृष्ट रहा है और लोगों का भरपूर सहयोग मिला, स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिला, और यही कारण रहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने पर्यटकों को अच्छी सुविधा दे सके, उनके जान माल की सुरक्षा कर सके। और यह सब करते हुए हमने पूरे वर्ष में जो 6 महीने का हमारा कार्यकाल रहता है यात्रा सीजन, उसमें लगभग 30,000 हमारे जो पर्यटक हमारे यहाँ आए और बहुत ही अच्छा रहा। लोगों ने कुछ तस्वीरें भी खींची जिसमें कुछ वन्य जीवों की तस्वीरें भी उन्होंने कैद किया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में हमारा यह वर्ष उत्कृष्ट रहा। उत्तराखंड में तबादलों का दौर जारी है। आईपीएस और पीसीएस के अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद अब आईपीएस, पीसीएस और सचिवालय सेवा के अधिकारियों को तबादला उनका किया गया है। उत्तराखंड शासन की तरफ से जो आदेश जारी किए गए उनमें 13 आईएएस, 3 पीसीएस और 3 सचिवालय सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया। उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का प्रभार अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव से हटाकर अपर सचिव रीना जोशी को दे दिया गया। कुछ नौकरशाहों को हल्का किया गया तो कुछ के प्रभार बढ़ा दिए गए हैं।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश एम्स परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा मरीजों, तीमारदारों और आगंतुकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें अक्सर सामने आती हैं, जिसको लेकर एम्स प्रशासन के जनसंपर्क अधिकारियों द्वारा दखल अंदाजी कर मामलों को सुलझा दिया जाता है। और इसी कड़ी में अब पत्रकारों के साथ भी सुरक्षा कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया। घटना को लेकर स्थानीय पत्रकारों ने प्रेस क्लब और ऋषिकेश के पदाधिकारियों के साथ जनसंपर्क कार्यालय के बाहर धरना दिया, जिस पर एम्स प्रशासन के उपनिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल अमित पाराशर ने ऋषिकेश प्रेस क्लब के सदस्यों के समक्ष आकर घटना पर खेद प्रकट किया है। साथ ही साथ एम्स परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाकर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। इस पूरे मौके पर ऋषिकेश प्रेस क्लब के सभी सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नशा मुक्ति अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रही है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर जिले भर में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में सिडकुल थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की। सिडकुल थाना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान करीब 4 से 5 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित स्मैक बरामद की गई है। एसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया कि तस्करों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। पुलिस के अनुसार जिले भर में सभी थाना और चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में नशा तस्करों पर पैनी नजर रख रहे हैं। ये अभियान पूरी ताकत के साथ चलाया जा रहा है ताकि जिले को नशा मुक्त बनाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 जो मिशन है, उसके तहत एसएसपी हरिद्वार महोदय के कुशल नेतृत्व में सिडकुल थाने ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 अलग अलग मामलों में। एक के पास 15 ग्राम से ज़्यादा स्मैक पकड़ी गई है और दूसरे के पास 14 ग्राम से भी ज़्यादा स्मैक पकड़ी गई है। इन दोनों की मिला के कुल कीमत मार्केट में 4 से 5 लाख रुपए की अनुमानित है। 2 अभियुक्त है, एक का नाम है मोनू मुजफ्फरनगर से है और दूसरा अभियुक्त है शाहिद, वो सिडकुल क्षेत्र से ही है। और 2 और अभियुक्त है जो इन्हीं के ही अपराध में भागीदार है, उनके लिए भी पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसी के ही क्रम में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार धरपकड़ जारी है। और हरिद्वार में आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। जिला आबकारी अधिकारी हरीश जोशी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। आबकारी विभाग की टीम ने इंदिरा बस्ती इंडस्ट्रियल एरिया में एक घर से अवैध शराब बरामद की। वहीं लक्सर कोतवाली क्षेत्र में कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध शराब पकड़ी गई है। दोनों मामलों में शराब बेचने वालों का चालान कर उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। तो कार्रवाई के दौरान अवैध शराब की जब्ती की गई है। बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया गया है यहाँ पर और अवैध शराब के खिलाफ ये लगातार अभियान उत्तराखंड में चल रहा है। हरिद्वार से ये खबर, यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार्रवाई से शराब माफियाओं में अब हड़कंप मचा हुआ है। राज्य स्थापना दिवस को लेकर हरिद्वार में मनाए गए दीप महोत्सव को लेकर विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक लिस्ट को आधार बनाकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि दीप, तेल और माचिस समेत अन्य सामग्री की खरीदारी में अनियमितता बरती गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश चंद्र ने यह आरोप लगाया कि मिट्टी के दीपक, तेल, बाती और माचिस तक बाजार से अधिक दामों पर खरीदे गए, लिहाजा उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। वहीं मुख्य नगर आयुक्त का यह भी कहना है कि दीप महोत्सव के लिए सभी सामग्री प्रशासन की स्वीकृति से खरीदी गई, टेंडर किए गए और अभी तक किसी का भी पेमेंट नहीं किया गया। अभी भी सामग्री बची हुई है जिसका असेसमेंट कराया जा रहा है। असेसमेंट के बाद ही भुगतान किया जाएगा। जो हरिद्वार में उत्तराखंड स्थापना महोत्सव मनाया गया, इसमें जो आज मुझे आरटीआई में इन्होंने बताया, नगर निगम ने जो दीपोत्सव का खर्चा 70,000 36,000 का इन्होंने बताया, ये एक भ्रष्टाचार को इंगित करता है। हम जीवनचर्या में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दीपक, बत्तियाँ, तिल का तेल ये यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल हर कोई यूज़ करता होगा। मुझे जो जानकारी दिया आरटीआई में, दीपक जो इन्होंने दिखाया है 6 रुपये का, आप ललता रोड पर जाइए, वहाँ 2 रुपये से दीपक। मिट्टी का तेल, तिल का तेल 250 रुपये बता रहे हैं, जो कि बाज़ार में 140, 150, 160 रुपये लीटर है। केस में मैं ये बताना चाहूँगा, जो नोटिंग जो कल जैसे हमारे संज्ञान में आया था कि किसी ने आरटीआई के थ्रू नोटिंग
मांगी थी, जो उनको 1 हफ्ते के अंदर हमने उपलब्धि कराई है। उसमें हमने प्रशासनिक स्वीकृति ली थी, जो हमने मार्केट सर्वे करा था, उसके उसके अनुसार जो लागत हमारी आ रही थी, उसके आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति ली गई थी उस राशि की। जो 11 तारीख को दीप उत्सव का जो कार्यक्रम हुआ है, वो बहुत ही बड़ा और भव्य कार्यक्रम था। तो हमारी मंशा ये थी कि हम उसमें किसी तरह की कोई मटेरियल की कमी ना हो, और टाइम एक्सटेंड विद इन टाइम सारी चीज़ें हो जाए, इसलिए हमने उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो ली थी, उस धनराशि की ली थी। हाउएवर इसमें अभी तक कोई पेमेंट हमारी तरफ से नहीं हुआ है। जो पेमेंट होगा वो एक्चुअल यूजेज पे होगा। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में 22 नवंबर को एक सीआरपीएफ जवान के घर चोरी का मामला सामने आया। इसमें जवान का लाइसेंस से पिस्टल भी चोर उड़ा ले गए। वहीं आज पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि पेशे से एक फकीर है और दूसरा सपेरा है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से पिस्टल और चोरी के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। आरोपियों के इसके बाद कलियर में भी एक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आज दोनों चोरियों का खुलासा किया। आरोपियों के पास से ये चोरी का सामान बरामद, 2 चोरियों का पुलिस ने खुलासा किया है। 2 आरोपियों को भी इस दौरान पुलिस टीम की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षाकर्मी जो उनके घर में चोरी के साथ साथ उनके यहाँ से असलाह भी एक चोरी हुआ था। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया था और इसमें लगातार जांच करते हुए बहुत ही कम समय में मुख्य अभियुक्त 2 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया है, जिससे हमारा असलाह भी बरामद हुआ है। साथ में जिंदा जो राउंड है वो उसके साथ साथ और जो चोरी किया गया सामान है वो इसमें बरामद किया है। साथ ही कलियर क्षेत्र में जो पूर्व में की गई एक चोरी का भी इसमें खुलासा किया गया है, क्योंकि ये भी एक ब्लाइंड एक तरीके से चोरी थी, जिसमें कोई किस तरीके से पता नहीं चल पा रहा था। बहुत ही शॉर्ट टाइम में पुलिस के द्वारा बड़ा अच्छा तरीके से कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।